हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में सेट का एग्ज़ाम होना है। आपको पता है जनवरी 2023 में वेस्ट बंगाल में सेट का एग्ज़ाम होना है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर वन में। आपको मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि जो सेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका जो पेपर वन है और जो यूजीसी नेट का पेपर वन है, वो उसका सिलेबस सेम है, बिल्कुल सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। पेपर वन जो जनरल पेपर है उसका जो सिलेबस है वो सेट का एग्ज़ाम का सिलेबस भी सेम है, और जो नेट का पेपर वन का है वो भी बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो इससे अच्छी बात होती है कि सेट का एग्ज़ाम की अपनी तैयारी होती है, मीन्स नेट के भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सेट के एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप सिलेबस भी एक बार ऑफिशियल देखोगे ना, बिल्कुल डिट्टो सेम सिलेबस होता है। तो हम जो वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम होना है, वेस्ट बंगाल सेट का जनवरी में होना है एग्ज़ाम, उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। जो इससे पहले जो पेपर हुए हैं उन पेपर से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ये करते रहेंगे हम रेगुलर बेसिस पे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेपर वन आपका यूजीसी नेट का पेपर वन है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूजीसी नेट पेपर वन वाले स्टूडेंट्स भी देखें इसको, और वेस्ट बंगाल सेट वाले या कोई भी सेट का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस क्या है, सेम है फ्रेंड्स। और इतने अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें। मैं इस पेपर को देखा तो वैसे तो वन लाइनर ऑप्शन है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन इतने अच्छे बना रखे हैं कि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पा रहा कि कौन सा ऑप्शन होगा। बड़ा बेसिक है, तो अच्छे से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो बेस अच्छा सा क्लियर है जिसका, वो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है, और इन क्वेश्चन से आपका बेसिक भी बहुत स्ट्रांग होएगा। तो प्लीज़ ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सुनना और चित्त को शांत रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मैं देखो, ये रहा, ये 8 जनवरी को होना है पेपर। एग्ज़ाम कब होना है? 8 जैन को होना है। फॉर्म वॉर्म भरने की डेट चली गई है फ्रेंड्स, 8 जनवरी को होना है एग्ज़ाम, ठीक है ना। इससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं पेपर वन को ज्वाइन करना, और किसी का अगर पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89, तो अपनी ऐप जो है इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उस SWMG को इंस्टॉल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फिर रजिस्टर नाउ करके आप कोर्स पे जाके कोई भी जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कर सकता है। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बात पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ेंगे। और इसमें लाइव सेशन के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, और इसमें PDF फाइल्स भी होगी। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चित्त शांत करके एक एक टॉपिक को हम डिटेल्ड कोर्स को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी अपना कोर्स, ये क्लासेस चल रही है। चलो फ्रेंड्स, इसमें लाइव क्लासेस, लाइव इंटरेक्शन, रेज हैंड, सब ऑप्शंस हैं। आप बीच में अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, तो सारी बातें इसमें हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, वेस्ट बंगाल के पेपर में पूछा गया था। अब इधर बंगाली लैंग्वेज में है फ्रेंड्स, और इधर इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये मैंने वेस्ट बंगाल के पेपर से ही सीधा उठाया है, जो पेपर वन हुआ था उसके। तो इसमें है द टर्म पेडागोजी रेफर्स टू, कि पेडागोजी है यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है उसका क्या मतलब है पेडागोजी का। तो अब इसमें आप ऑप्शंस देखो। वैसे तो पेडागोजी हमें ध्यान रहता है कि पेडागोजी क्या चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन अब ऑप्शंस में आपको बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर आप बेसिक क्लियर ना हो तो। पहला दे रखा है मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की पद्धति। दूसरा दे रखा है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग, यानी कि शिक्षण के लिए कौशल का रिक्वायर्ड होना, कौशल की आवश्यकता होना। थर्ड दे रखा है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी कि सिद्धांत और उस जो टीचिंग का प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना, और इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। अब इसमें से पेडागोजी क्या है ये पूछा है। तो पेडागोजी आपको पता है एक ग्रीक शब्द है, और ये बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे एक शब्द एंड्रागोजी भी लेते हैं हम, एंड्रागोजी अडल्ट के लिए होता है। तो पेडागोजी में दोनों चीज़ें, पहले शुरुआत में माना गया कि एक आर्ट है, फिर बोलेगा कि भी ये पेडागोजी में साइंस भी है, ये अप्लाइड साइंस है कि किस तरह से किसी को समझाया जाए, ठीक है ना। बच्चों को, जैसे आप कोई चीज़, किसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है
और यानी कि उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज है, आप कैसे वो बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, कैसे अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं, बच्चों को किस तरह से अब लर्निंग अच्छे करवा सकते हैं, ये एक पेडागोजी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ये दोनों चीज़ों में आएगी, क्योंकि एक अप्लाइड साइंस में आ गया पेडागोजी, तो वो प्रैक्टिकल फॉर्म में भी कैसे यूज करता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी सीखता है, प्रैक्टिस से भी टीचिंग आपको पता है निखार आता है। तो ये इसका ऑप्शन देखो, इसमें बहुत ही एक थिन लाइन डिफरेंस था ऑप्शंस में। इसका राइट आंसर आप मेरी बातों से समझे क्या होगा, ये क्या है पेडागोजी, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है। ठीक है ना, क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। वैसे पेडागोजी हम देखते रहते हैं कि पेडागोजी है, लेकिन इस तरह के ऑप्शंस बनते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैंने शुरुआत में बताई थी फ्रेंड्स कि अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, और ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक को बहुत मजबूत करते हैं। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है बिलो द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ये शिक्षण जो प्रोसेस है, अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके बारे में बात की गई है, और ये डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। वैसे हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लिखते हैं, लेकिन ये वेस्ट बंगाल के पेपर का था तो इधर बंगाली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं कुछ टीचिंग के, यानी कि जो हम शिक्षण कराते हैं उसके डिफरेंट स्टेप दिए गए हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ये 5 स्टेप दिए गए हैं, तो इसके सबसे पहले क्या होगा। यानी कि आप इसको बिल्कुल बेसिक बात से सोचिए, आप किसी कक्षा में एक टीचिंग करवाते हैं, है ना, शिक्षण करवाते हैं, तो किन किन स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा, या बेसिक सबसे पहले स्टेप कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, जो इन 4 नंबर पॉइंट देखो, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप क्यों करवा रहे हैं। यानी कि जब तक आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होगा, आपका मकसद डिसाइड नहीं होगा कि किस लिए टीचिंग है, तब तक कोई मतलब नहीं है, ना उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। तो सबसे जरूरी है पहले ऑब्जेक्टिव, यानी कि पहले 4 नंबर वाला आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर वाला इसी में है पहले, वैसे ही आंसर सी बन गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से फिर आगे वाले स्टेप देखते हैं। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, उसके बाद आप क्या करोगे, जो बच्चों के पास आप कुछ क्वेश्चन आंसर करते हो, आप शुरू में क्लास लेते हो, तो क्यों करते हो ऐसे, कारण क्या है कि आपको उसके प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करवाने की कोशिश करते हो। तो यही होता है ना कि आपको उनका स्तर जानना है, उनका लेवल जानना है कि कैसे हैं बच्चे, कितना उनको आता है, ये सब चीज़ों आपको करते हो। ठीक है ना, फिर आप नए नॉलेज के साथ या प्रेजेंट नॉलेज के साथ उसका रिलेशन बनाते हो। रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज हम टीचिंग में 2 शब्द पढ़ते हैं, वो वाला आ गया। तो सेकंड क्या होगा, रिलेशनशिप द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज। वेरी गुड, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज वाली बात होगी। तो इसके बाद 1 आ गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या होगा, फिर हम मटेरियल को, जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको प्रेजेंट करेंगे, जो भी हमारे पास सामग्री है, शिक्षण सामग्री, उसको प्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद 5 आ गया, बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद होता है मूल्यांकन, हमने पढ़ा दिया। उसके बाद क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, बिल्कुल मूल्यांकन हो गया। और उसके बाद फाइनली क्या करते हैं, हमने देखते हैं कि क्या कुछ सीखा है। उसके बाद हम रीटीचिंग की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं, रीटीचिंग की तरफ, वापस से, यानी कि कितना सीखा है कि नहीं सीखा, वापस सबसे लास्ट में रीटीचिंग की तरफ आते हैं उसके मूल्यांकन के बाद। तो ये 3rd लास्ट में आ गया। तो बहुत प्यारा और बहुत ही शानदार है। रीटीचिंग जैसे शब्द हमने माइक्रो टीचिंग में करा होगा, आपको याद है तो, ठीक है ना, जो शिक्षक के लिए क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इन सारे शब्दों को याद रखा करो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से अगर याद रखोगे तो चीज़ें बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स दैट। यानी कि हम कहते हैं ना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि जो शिक्षण और अधिगम है ना, जो प्रक्रिया है, शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, वो एक डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब एक परिवर्तनशील सी अप्रोच है। इसका क्या मतलब है, परिवर्तनशील अप्रोच है ना, क्या मतलब है इसका, मैं कह देता हूँ, या कई बार आप भी सोचते हो, या हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, एक डायनेमिक अप्रोच होनी चाहिए इसमें, ऐसे नहीं कि रिजिड नहीं होना चाहिए। तो डायनेमिक अप्रोच का क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है इसमें, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पहला है टीचिंग शुड बी ओपन
टू चेंज। पहला कह रहा है कि जो शिक्षण है वो बदलाव के लिए खुला होना चाहिए, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट की तरफ जाना है। टीचिंग में यही जरूरी है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद है टीचिंग शुड बी मेड रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स नीड, कि तो टीचिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, बेस्ट की तरफ जाना है। आगे कह रहा है सी, टीचिंग शुड एम्फसाइज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज। अब देखो ये ऑप्शन सारी चीजों को समेट के ले आया। कह रहा है टीचिंग शुड, जो हमारा जो शिक्षण है दैट वो एम्फेसाइज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि हमारा जो शिक्षण है वो किस चीज़ पे जोर देगा, वो देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो क्रियात्मकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करे। जितनी ज़्यादा भागीदारी करेगा फ्रेंड्स वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा, उतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट होएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डायनेमिक अप्रोच को सबसे अच्छा डिफाइन ये कर रहा है, क्योंकि आप स्टूडेंट को क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, उनका पार्टिसिपेशन कर रहे हो, यानी कि डायलॉजिक अप्रोच अपना रहे हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो यही आपको देखना है फ्रेंड्स कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये मैं आपको शुरुआत में बताया था फ्रेंड्स कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि आपका बिल्कुल जो एक टॉपिक में जो कहते हैं ना कि मेरा बेस क्लियर नहीं है, ये बेस क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनको ध्यान, वन लाइनर ऑप्शन है लेकिन बड़े खतरनाक ऑप्शंस हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम। फाइनल लर्निंग, जो हम कई तरह के लर्निंग आउटकम के बारे में बात करते हैं, इवैल्यूएशन मूल्यांकन की बात करते हैं ना, फॉर्मेटिव जिसको निर्माणात्मक बोलते हैं, है ना, फॉर्मेटिव जिसको हिंदी में निर्माणात्मक बोलते हैं। ये फाइनल की पूछ रहा है, एंड का पूछ रहा है, तो कौन सा होगा, समेटिव को संकलनात्मक बोलते हैं, कंटिन्यूस में फिर भी ये फॉर्मेटिव का ही आ गया, नॉर्मेटिव या नॉर्म रेफरेंस पढ़ते हैं, नामित संदर्भित वाला। तो ये फाइनल लर्निंग कौन सा आएगा, एंड ऑफ द हो गया समेटिव, ये तो पता ही आपको, और ड्यूरिंग आ गया फॉर्मेटिव, और रैंक और परसेंटाइल आ गया नॉर्म रेफरेंस, और क्राइटेरिया वाला आ गया स्टैंडर्ड, ठीक है, डिसाइड होता है पहले से ही। इप्सेटिव आ गया सेल्फ असेसमेंट, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं हम। क्वालिटेटिव असेसमेंट, है ना, क्वांटिटेटिव, स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक, ये सारी बातें हम करते हैं। तो ये एंड यानी कि फाइनल लर्निंग आउटकम कैसे जानते हैं हम, समेटिव इवैल्यूएशन, जो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करूं मैं, ये क्वेश्चन है कि जो अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है वो यूज फॉर द पर्पज ऑफ, वो क्यों किया जाता है। आपको पता है अचीवमेंट टेस्ट होता है, हम बात करते हैं इसकी टीचिंग में, और कई बार रिसर्च एप्टीट्यूड में भी मैं बात कर लेता हूँ इसकी, कि अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है वो कॉमनली क्यों किया जाता है, किस पर्पज के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अचीवमेंट टेस्ट यानी कि जो अचीवमेंट का परीक्षण किया जाता है कि उसने कितना अचीव किया है, उसका टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो वास्तव में उसका इसलिए किया जाता है कि उसने कितना सीखा है ना। देखो, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, जैसे मैं आपका अचीवमेंट टेस्ट, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पूरी क्लास में मैंने पढ़ाया आपको, मैं आपका अचीवमेंट टेस्ट लेना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है ना, मैं उस चीज़ को असेसिंग करना चाह रहा हूँ, उस चीज़ का आंकलन करना चाह रहा हूँ कि आपने टीचिंग के बाद कितना सीखा, यानी कि कितना अचीव किया आपने। तो अचीवमेंट टेस्ट किस लिए किया जाता है, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, यानी कि शिक्षण के बाद आपने कितना सीखा है उस चीज को जानने के लिए अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगर आप इनको गहराई से सोचोगे फ्रेंड्स। आगे है जो ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया प्लस ड्यूरिंग, जो हम गुरुकुल सिस्टम देखते हैं एजुकेशन का भारत के अंदर, ये किसके दौरान आया। तो आप बताइए, मौर्य या फिर गुप्त पीरियड के अंदर, या कुषाण में, या वैदिक या उपनिषद पीरियड में, किस में आया। तो हमें पता है कि गुरुकुल जो पद्धति है ये है वो वैदिक और उपनिषद पीरियड में आई है। ये तो पता ही है हमें कि वैदिक काल, क्योंकि हम हायर एजुकेशन में हम पढ़ते हैं ना कि एंशियंट इंडिया में किस किस तरह से गुरुकुल वगैरह आए थे, सारी बातें हम गुरुकुल्स के बारे में, आश्रम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये वैदिक और उपनिषद पीरियड के अंदर गुरुकुल सिस्टम आया था, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि ये देखो, आपको वैसे हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने वेस्ट बंगाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये बंगाली इधर लिखी हुई है। वैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूँ, लेकिन मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको, ये समझ लेना प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया
फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। यानी कि आप किसी का शिक्षण जो करवा रहा है उसकी इफेक्टिवनेस, यानी कि वो कितना प्रभावशाली है, जो शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली है, उसको कैसे मूल्यांकन करोगे। शिक्षण कितना प्रभावशाली है, इस चीज़ का मूल्यांकन कैसे करोगे, क्या चीज़ देख के बताओगे कि इन्होंने इफेक्टिव टीचिंग करवाई है कि नहीं करवाई। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यूजीसी नेट का पेपर 1 पढ़ाता हूँ और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो मेरी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग किससे आप मेज़र करोगे। बेसिकली हम किस तरह से करते हैं, हम करते हैं कि वास्तव में इसका लर्निंग आउटकम क्या आया है, यही तो देखते हैं ना कि वास्तव में इसका आउटकम कितना अच्छा हुआ है, यही तो देखते हैं। परिणाम की तो बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या हुआ है, मैं कितना सिखा पाया हूँ, इस चीज़ को तो आएगा। तो लर्निंग आउटकम इज द बेस्ट एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर द इवेल्युएटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, या शिक्षण की जो प्रभावशाली है उसको इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है, लर्निंग आउटकम को देखना। इस बात को ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन बड़ा शानदार है। ये क्वेश्चन देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड का कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च डिपेंड्स लिस्ट ऑन इंपेरिकल फैक्ट्स। इंपेरिकल फैक्ट्स पे आप नीचे कुछ रिसर्च लिखी हुई है, इथिनोग्राफिक रिसर्च जिसे निर्जातीय शोध बोलते हैं। ठीक है ना, निर्जातीय शोध बोलते हैं, निर्जातीय शोध। उसके बाद फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, दृश्य घटना पे आधारित शोध। ठीक है ना, फिलोसफिकल हो गई, एक्सपेरिमेंटल हो गया, प्रयोगात्मक, है ना। तो आपको ये पूछा है कि ऐसी कौन सी नीचे कुछ रिसर्च जो लिखी हुई है वो लिस्ट डिपेंड है किस पे, कम से कम डिपेंड है इंपीरिकल फैक्ट्स पे, यानी कि इंपेरिकल फैक्ट्स हैं, कम से कम जरूरत है कौन सी रिसर्च में। इंपीरिकल क्या होता है आपको अगर याद है तो, ऐसी चीज़ें जो हम डाटा लेते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड, है ना, वो होता है इंपीरिकल। और नॉन इंपीरिकल में होता है जिसमें हम थ्योरिटिकल चीज़ें लेते हैं बेसिकली। ठीक है, इंपीरिकल में क्या है हम ऑब्जर्वेशन और या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो होता है, और नॉन इंपीरिकल होता है, कहने का मतलब जो थ्योरिटिकल डाटा की बात करता है। तो इसमें कहता है लिस्ट इंपीरिकल फैक्ट्स किस में है, जो सबसे एक तरह से नॉन इंपेरिकल है। ठीक है, तो नॉन इंपेरिकल एक तरह से इसमें कौन सी है, फिलोसफिकल रिसर्च है, जो बेसिकली थ्योरिटिकल अप्रोच पे डिपेंड ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो फिलोसफिकल रिसर्च आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख के दे दिया है। रिसर्च को कैसे डिफाइन करते हैं, रिसर्च इज डिफाइंड एज केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि अनुसंधान को वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके किसी विशेष चिंता या समस्या के बारे में अध्ययन के सावधानीपूर्वक विचार के रूप में परिभाषित किया गया है। इंपीरिकल रिसर्च इज ए रिसर्च अप्रोच दैट मेक्स यूज ऑफ एविडेंस बेस्ड डाटा। ठीक है ना, वेल नॉन इंपेरिकल रिसर्च इज रिसर्च अप्रोच दैट मेक यूज ऑफ थ्योरिटिकल डाटा, जो अभी हमने बात की है। ठीक है ना, कि अनुभवजन्य अनुसंधान है, एक शोध दृष्टिकोण है जो साक्ष्य आधारित डेटा का उपयोग करता होता है, जबकि गैर अनुभवजन्य अनुसंधान एक शोध दृष्टिकोण है जो सैद्धांतिक डेटा का उपयोग करता है। इस बात को ध्यान रखें। तो इसके लिए कौन सा आएगा, फिलोसफिकल रिसर्च है, जो बेसिकली लिस्ट इंपेरिकल है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से नॉन इंपेरिकल की तरफ जाता है वो, तो इसलिए वो राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट एम्प्लॉय कंटिन्यूअस और रिपीटेड मेजर टू फॉलो ऑब्जर्व पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप्स ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ईयर्स और डेकार्ड्स। इसका सीधा सा मतलब है, जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के कई सारे हम मेथड्स की बात करते हैं, अगर आपको याद है तो, कि क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, डिस्क्रिप्टिव बात करते हैं, उसके बाद फंडामेंटल, अप्लाइड, बहुत सारी बात करते हैं, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन। तो आपको ये पूछा है कि एक तरह से ऐसा कौन सा है जो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। ठीक है ना, इंडिविजुअल ग्रुप पे कंटिन्यूस बेसिस पे उसको डाटा इकट्ठा किया जाता है, लगातार रूप से चलता जाता है, और इसको हम पढ़ते भी हैं, और दो हम साथ पढ़ते हैं। इसमें आपको कई बार मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाया भी है, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल एक साथ पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूशनल में कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है। और मैंने एक बात बताया था, किसी चीज़ को लॉन्गिट्यूडनल चलना है, लंबा चलना है, तो कंटिन्यूस डाटा इकट्ठा करने की बात करता है। ठीक है, ये एक ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा था। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है वो एक तरह से कॉन्टिन्यूस और रिपीटेड मेजर होता है, ध्यान रखना, लगातार बेसिस पे डाटा को लिया जाता है। ठीक है,
कोई पर्टिकुलर, मैंने कहा किसी, इसमें कई बार हमने समझा ना किसी रिश्ते के बारे में बात करते थे कि क्रॉस सेक्शनल नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें हमने करके समझी है रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो ये शब्दों को याद रखना, अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो और कंटिन्यूस बेसिस पे डाटा कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। और इसका उल्टा, यानी कि हम ऐसे कहें कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो जाएं, यानी कि अलग अलग हों, यानी कि सैंपल्स हैं अलग अलग हों और टाइम एक ही टाइम इकट्ठा करके ले आओगे तो वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल, जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इससे कम्युनिकेशन से है। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज से बात करना जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जेस्चरल, हाव भाव, पोस्चर्स, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं बताइए? ठीक है ना, इसको बोलते हैं काइनेस्थेसिक। इसमें हमने बात की थी ना, याद है आपको? इसको ब्रॉडली क्या बोलते हैं? काइनेसिक्स। प्रोक्सिमिक्स किसको बोलते हैं? डिस्टेंस, सामीप्य कितना है बात करते टाइम, है ना। वोकेलिक्स और ये जो शब्द हैं पैरा लैंग्वेज वगैरह के शब्दों में यूज होते हैं ये। और हैप्टिक्स किस में शब्द होता है? हैप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ टचिंग, है ना, स्टडी ऑफ टचिंग, स्पर्श का अध्ययन। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो कंप्लीटली बॉडी लैंग्वेज वगैरह पोस्चर किस में बोला जाता है, या टेक्निकली इसको बोला जाता है काइनेसिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? काइनेसिक्स है। तो बड़े बेसिक क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर शांति से चित्त रिलैक्स करके इन चीज़ों को करोगे तो बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि हाउ मैनी गोल्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल्स हैं आपको पता है? 17 गोल हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जनवरी 2016 में आया था और इसको 2030 तक अचीव करना है। और इन 17 के 17 गोल्स को आपको सीक्वेंस में याद करना होता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी थे, आपको पता है, जो 2000 में आए थे और 2015 में जिनको अचीव करने की बात की गई। और इसमें ये टोटल 8 गोल थे। ठीक है ना, और सस्टेनेबल कितने हैं? 17। तो ये फैक्चुअल बात है और इन गोल्स को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और वेस्ट बंगाल के पेपर में भी आया है और नेट में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड्स आप हमेशा खुश रहिए, चित्त को रिलैक्स रखें। और मैं एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। इसको हम पेपर 1 पढ़ते हैं इस पर, जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में होता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम में होता है। और आपको लाइव सेशन मिलते हैं, अगर लाइव सेशन नहीं देख पाओ तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लाइव छूट जाता है तो उस क्लास का रिकॉर्ड भी देख सकते हो। इसमें लाइव में काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहता है, आप आपस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई डाउट होता है तो। ठीक है, तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रजिस्टर नाउ करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन भरनी है और उसके बाद कोर्स पे जाके आप कोई भी कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। और किसी का अगर पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, EVS है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है और अपनी क्लासेज चल रही है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हमेशा अपने चित्त को शांत रखें, हमेशा आप खुश रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।